नमस्कार जोहार दोस्तों। आज हम फिर आपके सामने उपलब्ध है हमारे YouTube चैनल नौकरी वाले भैया के माध्यम से आपके समक्ष। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं JPSC की जो मुख्य परीक्षा आयोजित होने वाली है उसके पेपर 3 के इतिहास खंड से टॉपिक 5। टॉपिक का नाम है मगध साम्राज्य का उदय। दोस्तों, हम क्रमिक रूप से अभी इतिहास के एक एक टॉपिक को उठा रहे हैं। आने वाले समय में अन्य पेपर के भी टॉपिक्स पर आपसे चर्चा हम करेंगे। तो इससे पहले हमारे 4 टॉपिक्स पर लेक्चर्स आ चुके हैं, आप उनको ध्यान से देखें और इससे लाभान्वित होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो मगध साम्राज्य का उदय। तो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो एक प्रश्न बनता है कि साम्राज्यवाद के तत्वों को स्पष्ट करते हुए मगध साम्राज्य के उद्भव के कारकों की पहचान करें। तो ये जो टॉपिक है मगध साम्राज्य का उदय, ऐसे तो इससे बहुत से प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगा कि जिस पर आपसे चर्चा मुझे करनी चाहिए तो वो था साम्राज्यवाद के तत्वों को स्पष्ट करते हुए मगध साम्राज्य के उद्भव की कारकों की पहचान कीजिए। ऐसे अगर हम अन्य प्रश्नों की ओर देखें तो इससे एक प्रश्न और भी ये बन सकता है कि मगध साम्राज्य के उदय में वहाँ के शासकों के योगदान की समीक्षा करें। तो जो पहला प्रश्न है मगध साम्राज्य के उद्भव के कारक, तो इसमें तो हमें साम्राज्यवाद के तत्वों को स्पष्ट करते हुए ऐसे क्या कारण थे कि उस समय मगध साम्राज्य ने अपने 16 महाजनपदों को पीछे छोड़ते हुए सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया और भारत के प्रथम साम्राज्य की संज्ञा प्राप्त की। और जो दूसरा प्रश्न हमारा होगा कि मगध साम्राज्य के उदय में उनके शासकों के योगदान की समीक्षा करें, तो इसमें हमें मगध साम्राज्य के प्रारंभिक जो शासक वर्ग थे, प्रारंभिक जो वंश थे, उससे शुरू करते हुए अर्थात हमें हर्यक वंशी बिंबिसार से शुरू करते हुए नंद वंश के महापद्यनंद तक विभिन्न शासक जो हुए उनके साम्राज्य विस्तार, उनकी शासन प्रणाली, उनकी तमाम चीज़ों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा। तो हम उसे देखेंगे। पहले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं जो इस खंड से मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि आखिर मगध साम्राज्य के उद्भव के कारक क्या थे। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं बोर्ड में, पहले तो हमें साम्राज्यवाद के तत्वों की पहचान करनी होगी कि साम्राज्यवाद के लिए किन किन तत्वों के होने की आवश्यकता है। तो साम्राज्यवाद का अर्थ हुआ अपने साम्राज्य का विस्तार। तो साम्राज्य के विस्तार के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता है, और हम देखेंगे कि वे तत्व कहीं न कहीं मगध साम्राज्य में पाए गए, उपलब्ध थे, तभी जाकर मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो सका, विस्तार हो सका। तो साम्राज्यवाद के तत्वों की अगर हम पहचान करें तो केंद्रीकृत सत्ता का अस्तित्व एवं जटिल नौकरशाही, अर्थात एक केंद्रीकृत सत्ता, एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं हो तो साम्राज्यवाद मुश्किल है। और एक जटिल नौकरशाही अर्थात एक केंद्रीकृत सत्ता के साथ साथ एक जटिल और विस्तृत नौकरशाही के होने पर ही कोई भी साम्राज्य अपना विस्तार कर सकता है। दूसरा, विषम जातीय समूहों का अस्तित्व, जैसे व्यापारी, श्रमिक, योद्धा आदि। तो किसी भी साम्राज्य के विस्तार के लिए उस साम्राज्य के अंदर, उस समाज के अंदर विषम जातीय समूहों का होना आवश्यक है। तो हम देखेंगे कि जैसे विषम जातीय समूह व्यापारी, श्रमिक, योद्धा आदि की उपस्थिति साम्राज्यवाद के लिए आवश्यक है, क्योंकि बिना एक व्यापारी वर्ग के समाज समृद्ध नहीं हो सकता। श्रमिकों की अनुपस्थिति में हमें विभिन्न कार्यों में असहजता होगी, और योद्धा आखिर दूसरे देशों से लोहा लेने के लिए हमें एक सेना की भी आवश्यकता होगी। तीसरा पॉइंट है संसाधनों की बहुलता, अर्थात एक संसाधन विहीन साम्राज्य क्या अपना विस्तार कर सकता है। विस्तार के लिए विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है,
और उसमें सर्वप्रमुख है राजकोष में धन। अगर किसी भी साम्राज्य के राजकोष में धन उपलब्ध नहीं है तो वो साम्राज्य संसाधनों के अभाव में अपना विस्तार नहीं कर सकता। और मानव संसाधन की प्रचुरता, मानव को भी एक संसाधन माना गया है। अगर मानव संसाधन किसी साम्राज्य में न हो तो वो साम्राज्य अपना विस्तार नहीं कर सकता, क्योंकि मानव ही जो है विभिन्न रिसोर्सेज के रूप में अपनी सेवा देता है, चाहे वो नौकरशाही के रूप में हो, योद्धा के रूप में हो, श्रमिक के रूप में हो, कृषक के रूप में हो। समाज के उत्थान में, समाज के विस्तार में मानव संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद नंबर 4 है अनुकूल भौगोलिक स्थिति। कोई भी साम्राज्य जब विस्तार करता है तो कहीं न कहीं उसकी भौगोलिक स्थिति उसमें अपना योगदान देती है। आगे हम देखेंगे कि किस तरह भौगोलिक स्थिति ने मगध के उत्थान में भी अपना सहयोग दिया। उसके बाद नंबर 5 प्रबल सैन्य संगठन। एक मजबूत सेना के बिना साम्राज्यवाद संभव नहीं है। सेना आपकी मजबूत होगी तो आप कोई भी साम्राज्य जो है वो अपना विस्तार अपने सैन्य बल के आधार पर कर सकता है। व्यापारिक ढांचे का विकास। व्यापारिक ढांचा अगर विकसित होगा तो कोई भी साम्राज्य धन धान्य से संपन्न होगा, जनता समृद्ध होगी और वो साम्राज्य आगे अपना विकास कर सकता है, विस्तार कर सकता है। और राजनीतिक विस्तार की त्रिसूत्री नीति, अर्थात जो शासक वर्ग होता है वो किस तरह की नीतियां अपनाते हैं कि उनका साम्राज्य और ज़्यादा विस्तृत होता चला जाता है। तो ये जो त्रिसूत्री नीति है, राजनीतिक विस्तार की त्रिसूत्री नीति, इसमें हम देखेंगे आगे चलकर कि कैसे मगध के शासकों ने ये त्रिसूत्री नीति को अपनाते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इन त्रिसूत्री नीतियों में सबसे पहले राजवंशों से विवाह संबंध स्थापित करना। जब कोई राजा अपने निकटवर्ती क्षेत्र के शासकों से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है तो स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से वो राजवंश उस साम्राज्य के से जुड़ जाते हैं और वो साम्राज्य विकसित होता चला जाता है। दूसरा, कूटनीतिक संबंधों की नीति, अर्थात कैसे कूटनीति के माध्यम से भी दूसरे प्रदेशों को अपने संपर्क में अपने मित्र बनाया जा सकता है और साम्राज्य को विस्तार किया जा सकता है। और तीसरा, युद्ध एवं विजय की नीति। तीसरी नीति है कि युद्ध द्वारा और निकटवर्ती प्रदेशों में विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए। तो ये जो हमने बिंदुओं पर चर्चा की, ये साम्राज्यवाद के तत्व हैं, अर्थात साम्राज्य विस्तार के लिए इन तत्वों का होना आवश्यक है। तो अब हम मगध के उत्कर्ष में इन तत्वों की भूमिका का यहाँ विवेचना हम लोग करने जा रहे हैं। तो आखिर मगध के उत्कर्ष में ऐसे क्या क्या कारक हुए जो मगध ने अपने समकालीन 16 महाजनपदों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया और सभी को पीछे छोड़ दिया। हालांकि मगध में बहुत से वंशों ने शासक किया। हम देखेंगे जो सर्वप्रमुख शासक थे हर्यक वंशी बिंबिसार थे, और ऐसे चलते चलते नंद वंश के महापद नंद तक लगातार जो है ये मगध साम्राज्य विस्तृत होता चला गया। इसके आगे भी मौर्य काल में मगध साम्राज्य का विस्तार हम पाते हैं। तो हम उसे अगले खंड में उस पर चर्चा करेंगे। स्पेशली जो मगध साम्राज्य में जो वंश हुए, जिन वंशों ने शासन किया, उसके बारे में हम अगले खंड में चर्चा करेंगे। लेकिन हम यहाँ अब सबसे पहले मगध साम्राज्य के उत्थान में, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में किन किन कारकों का योगदान रहा, इस पर हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। और तदुपरांत हम वंशवार देखेंगे कि किस राजा ने किन प्रदेशों को जीता और कैसे कैसे मगध साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित होता चला गया। तो दोस्तों, मगध साम्राज्य का उत्थान, तो जैसे आप तो महाजनपद काल के बारे में जानते ही हैं, हमने पहले भी चर्चा की है
कि उत्तर वैदिक काल के बाद भारत में जो राजनीतिक स्थिति थी, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एक महाजनपद था, लेकिन ज़्यादातर उत्तर भारत में जो छोटे छोटे 16 प्रदेश क्षेत्रीय राज्य थे उनमें एक मगध भी था। तो आखिर मगध ने बाकी महाजनपदों को पीछे क्यों छोड़ दिया? ऐसे क्या कारण थे कि मगध उत्कर्ष को प्राप्त कर गया और मगध साम्राज्य को भारत का प्रथम साम्राज्य भी कहा जाने लगा? तो उसके कारणों पर अगर हम जाएं तो सबसे पहले देखेंगे कि मगध में लोहे का अपार भंडार था। तो लोहे के अपार भंडार से ऐसी क्या लाभ हुए मगध को कि मगध के उत्कर्ष में इसने अपना योगदान दिया? तो आप जानते हैं लोहे का प्रयोग औजार के निर्माण में किया जाता है और औजारों की आवश्यकता चाहे युद्ध हो, कृषि कार्य हो, हर क्षेत्र में आपको औजार की आवश्यकता होती है। तो ये लोहे का अपार जो भंडार मिला मगध में, यह इसके लिए बहुत ही लाभकारी साबित हुआ है जो कि जंगलों को साफ करने और कृषि के विकास में लोहे ने अपार योगदान दिया। जंगलों को साफ करना, उससे कृषि भूमि तैयार करना और अस्त्र शस्त्रों का निर्माण। लोहा मिलने से पहले तो जंगलों को साफ कर कृषि भूमि के निर्माण पर सहायता मिली और फिर युद्ध हेतु अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ, जिसने कि मगध के जनता को समृद्ध भी किया और सैन्य संगठन को भी मजबूत बनाया। दूसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर राजधानी का होना। तो जैसा कि आप जानते हैं मगध की राजधानी राजगृह। तो हालांकि बाद में राजगृह के बाद मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भी हुई। तो ये जो दोनों राजधानियां थी, इनका जो सामरिक स्थिति था, इनकी जो भौगोलिक स्थिति थी, यह बहुत ही फायदे की स्थिति में थी, या इस स्थिति में थी कि इस साम्राज्य को कहीं ना कहीं इससे लाभ पहुंचा। जैसे अगर हम देखेंगे राजगृह की बात करेंगे तो राजगृह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ एक प्रदेश था जो कि एक अवैध दुर्ग की तरह काम करता था और उसकी राजधानी पर आक्रमण करना दूसरे प्रदेशों के लिए या दूसरे शासकों के लिए आसान नहीं था। अब हम पाटलिपुत्र की बात करेंगे तो जब पाटलिपुत्र राजधानी बनी मगध साम्राज्य की, तो हम देखेंगे जो पाटलिपुत्र की स्थिति है वो गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर है। तो कहा जाए कि एक अवैध दुर्ग की तरह था, जल दुर्ग से घिरा हुआ वो प्रदेश था पाटलिपुत्र, और इसके शासक बाहरी आक्रमण की चिंता से मुक्त होकर अपने साम्राज्य के विस्तार की ओर अपना सुनिश्चित ध्यान लगा सकते थे, समुचित ध्यान दे सकते थे। तो हमने देखा लोहे का अपार भंडार और किस तरह से राजगृह और पाटलिपुत्र जो दो राजधानियां थी उनकी सामरिक स्थिति ने मगध को अपने उत्थान में सहयोग किया। तो हम तीसरे पॉइंट में जाएंगे, हाथी के उपयोग की खास सुविधा। इससे पहले सेना में घोड़े का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था, लेकिन मगध साम्राज्य में राजधानी के निकटवर्ती जो जंगल थे इनमें प्रचुर मात्रा में हाथी पाए जाते थे। और गज सेना, जब ये मगध साम्राज्य में गज सेना को लाया गया तो इससे एक नया प्रयोग माना गया और गज सेना ने कहीं ना कहीं सेना को और सशक्त बनाया, जिससे सेना मजबूत हुई। अब व्यापारिक मार्ग से जुड़ा होना, मगध की जो अवस्थिति थी वो कहीं ना कहीं स्थल मार्ग और जल मार्ग से वो जुड़ा हुआ प्रदेश था। और इस कारण क्या हुआ कि जल और स्थल मार्ग से अन्य प्रदेशों से जुड़ा होने के कारण व्यापार और वाणिज्य का समुचित विकास हुआ। जैसे हमने साम्राज्यवाद के तत्वों में देखा था कि व्यापारिक ढांचे का विकास एक साम्राज्यवाद का तत्व है। तो कहीं ना कहीं
व्यापार के विकास में भी साम्राज्य के उत्थान में योगदान दिया। उसके बाद हम देखेंगे मगध के शासकों का योगदान। मगध में बिंबिसार से लेके महापद्मनंद तक एक से एक बढ़ के शासक हुए और उन्होंने मगध के उत्थान में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। और इन शासकों ने इन 3 नीतियों का पालन किया। त्रिसूत्री नीति, उन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए, उन्होंने कूटनीति के द्वारा और उन्होंने युद्ध और विजय की नीति के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो अगर अन्य कारणों की बात करें, अन्य कारण तो शासकों की धार्मिक उदारता। मगध साम्राज्य में जितने भी शासक हुए उन्होंने सभी ने धार्मिक स्वतंत्रता की नीति अपनाई और धार्मिक दृष्टि से वे उदार शासक हुए। जैसे अगर हम बिंबिसार की बात करें, जो कि प्रारंभ में मगध साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक था, बहुत ही प्रतापी शासक थे। इन्होंने बौद्ध और जैन धर्म दोनों के प्रति श्रद्धा का भाव रखा। तो किसी देश में जब धार्मिक उदारता शासकों द्वारा अपनाई जाती है तो उस देश में सभी धर्मों का विकास होता है और साम्राज्य धीरे धीरे एक विस्तृत रूप धारण करने लगता है। उसके बाद स्वतंत्र वातावरण। उस समय मगध का जो वातावरण था वह स्वतंत्र वातावरण था। जनता पे किसी प्रकार का दबाव नहीं था। धर्मनिरपेक्षता की स्थिति थी, अर्थात सभी को किसी न किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता थी। कोई भी कट्टरपंथी ब्राह्मण व्यवस्था वहाँ नहीं थी, अर्थात आडंबर और जो कर्मकांड थे वैसी व्यवस्थाएं नहीं थी और लोगों को अपने धर्म को मानने के लिए अवसर दिया जाता था और कट्टरपंथता की अभाव उस समय थी। तो ये जो कारक हुए, इन्हीं कारणों से मगध का उत्कर्ष सुनिश्चित हो सका। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे जो मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उसमें हम देखेंगे कि आखिर मगध के शासकों का क्या योगदान था। मगध साम्राज्य के उदय में मगध के शासकों का क्या योगदान था, मगध में कौन कौन से वंश के शासकों ने शासन किया और उनका साम्राज्य के उत्कर्ष में क्या योगदान रहा, ये हम अभी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, तो हम जो सेकंड प्रश्न की बात कर रहे थे कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारकों के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न इस खंड से बनता है वह मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में विभिन्न राजवंशों की भूमिका की समीक्षा करें। अर्थात कौन कौन से राजवंशों ने मगध में शासन किया और उन्होंने ऐसे क्या क्या कार्य किए उनके शासकों ने कि मगध साम्राज्य मुकाम पर पहुंच सका और इस उत्कर्ष को प्राप्त कर सका। तो हम अगर शुरुआत करें कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में वहाँ के राजवंशों की भूमिका, तो हम पाते हैं कि सबसे पहले बृहद्रथ वंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया। तो बृहद्रथ वंश की स्थापना बृहद्रथ ने की थी और उसके उपरांत उसके पुत्र जरासंध हुए और अंतिम शासक रिपुंजय हुए। और अंतिम शासक रिपुंजय की हत्या पुलिक ने कर दी और अपने पुत्र को गद्दी पे बैठाया, लेकिन अंततः पुलिक के पुत्र की भी हत्या कर दी गई और बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना करते हुए मगध के राज सिंहासन पर आसीन हुए। तो बृहद्रथ वंश के बारे में ज़्यादा विस्तार से जानकारी उपलब्ध नहीं है, और लेकिन ऐसा माना जाता है कि बृहद्रथ वंश ही पहला ऐसा वंश था जिसने मगध साम्राज्य पर शासन किया। तो बृहद्रथ के पुत्र थे जरासंध और जरासंध के बाद और भी क्रमशः शासक हुए और अंतिम शासक रिपुंजय की हत्या पुलिक ने करके अपने पुत्र को गद्दी में बैठाया और अंततः उनके पुत्र की भी हत्या कर दी गई और बिंबिसार राज सिंहासन पर बैठे हर्यक वंश की स्थापना करते हुए। तो
हर्यक वंश का जो पीरियड था, बिंबिसार ने जो शासन किया ये 544 से 492 ईसा पूर्व तक, ठीक है। हर्यक वंश के अधीन जो बिंबिसार जो पहले शासक हुए उनका शासन काल था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। दोस्तों एक बात यहाँ बताते चलूँ कि मुख्य परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आते हैं और इतिहास से कुल 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे 20 अंकों का। तो हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो ऐसे में इनकी भूमिका आपकी सफलता के लिए बहुत ही अहम हो जाती है। इसीलिए आपको जो अध्ययन करना है वो कहीं ना कहीं थोड़ा विस्तृत और फैक्चुअल चीज़ों को आपको नोट करते चला जाना है जो कि परीक्षा में आ सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए भी यह उपयोगी है कि बिंबिसार का शासन काल क्या था। तो आपका उत्तर होगा 544 से 492 ईसा पूर्व। बिंबिसार हर्यक वंश से थे और इन्होंने मगध के विस्तार में ये त्रिसूत्री नीति अपनाई। उन्होंने सबसे पहले मैत्री संबंध बनाए, फिर वैवाहिक संबंध बनाए और फिर अंत में अंग विजय प्राप्त किया। तो आखिर बिंबिसार की नीतियों का थोड़ा सा हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। जैसे कि बिंबिसार ने मैत्री संबंध अपनाए, तो अपने जो निकटवर्ती राज्य थे उनके साथ मित्रतापूर्ण संबंध बिंबिसार ने स्थापित किया। तो अपने प्रयासों में बिंबिसार ने अवंती के जो राजा थे प्रद्योत, अवंती के राजा प्रद्योत और गांधार के राजा पुष्कर सारिन में समझौता कराया। अवंती के राजा प्रद्योत और गांधार के राजा पुष्कर सारिन के बीच उन्होंने समझौता कराया, जो किसी न किसी कारण से उनमें जो शत्रुता थी तो आपस में समझौता कराकर वे दोनों के मित्र बन गए। तो एक मैत्रीपूर्ण संबंध उनका प्रद्योत के साथ जो कि अवंती के राजा थे और पुष्कर सारिन के साथ जो कि गांधार के राजा थे, उनका मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गया। उसके बाद जब राजा प्रद्योत पांडु रोग अर्थात पीलिया, जिसे आप जॉन्डिस बोलते हैं, पांडु रोग से जब पीड़ित हुए तो अपने प्रसिद्ध वैद्य जीवक को इन्होंने उनकी सेवा में भेजा। बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को राजा प्रद्योत की सेवा में भेजा जब वे पांडु रोग अर्थात पीलिया की बीमारी से ग्रस्त थे। दूसरी तरफ गांधार नरेश जो पुष्कर सारिन थे उनके द्वारा भेजे गए दूत मंडल का स्वागत भी किया। अर्थात उन्होंने ऐसे कदम उठाए कि उनके साथ उनका एक दोस्ताना और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुआ। अब हम देखेंगे कि बिंबिसार ने कैसे वैवाहिक संबंध की नीति अपनाई। अच्छा, एक चीज़ बताते चलूँ कि हो सकता है कि ऐसे भी प्रश्न आ जाए कि मगध के उत्कर्ष में हर्यक वंश की क्या भूमिका थी। इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो आपको ये बिंबिसार की जो ये राज्य विस्तार की तीनों नीतियाँ थी उनका डिटेल में आपको उसमें वर्णन करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं वैवाहिक संबंध। तो बिंबिसार ने तत्कालीन राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई। तो इससे क्या हुआ, जब वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं तो नए क्षेत्र और धन की प्राप्ति होती है। बिंबिसार की जो पहली रानी थी वह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला थी। बिंबिसार की जो पहली रानी थी वह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला थी और महाकोशला ने दहेज में काशी का प्रदेश लाया। जो वर्तमान बनारस है, वाराणसी है, वो काशी का प्रदेश दहेज में महाकोशला ने लाया, जिससे कि एक नया प्रदेश मगध साम्राज्य में जुड़ गया। उनकी दूसरी रानी का नाम था चेल्लना। पहला थी महाकोशला और दूसरी चेल्लना। और ये चेल्लना जो थी ये वज्जी के लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। चेल्लना वज्जी के लिच्छवी प्रमुख चेटक की
बहन थी। तीसरी रानी जो हुई उनका नाम था वासवी। बिंबिसार की तीसरी रानी वासवी विदेह की राजकुमारी थी और चौथी रानी क्षेमा या खेमा मद्र नरेश की पुत्री थी। मद्र अर्थात उत्तरी पंजाब का जो प्रदेश था वो मद्र देश कहलाता था। उसकी पुत्री क्षेमा, जिसको खेमा नाम से भी बुलाते थे, ये उनकी चौथी पत्नी थी। तो हम क्या पाते हैं, इनकी जो चारों रानियां थी ये 4 प्रदेश की थी। पहली कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला, दूसरा वज्जी के लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन चेल्लना, तीसरी रानी वासवी विदेह की राजकुमारी और चौथी मद्र देश की राजकुमारी खेमा। तो ये 4 थे। और हमने बताया कि जो काशी का प्रदेश था वह किसके साथ आया था, महाकोशला प्रसेनजीत की बहन जो थी, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला अपने साथ दहेज में काशी का प्रदेश लेके आई थी। उसके बाद हम देखेंगे अंग विजय, अर्थात अंग प्रदेश पर बिंबिसार ने विजय प्राप्त की थी। बिंबिसार ने मगध के पूर्व में स्थित अंग राज्य पर आक्रमण कर वहाँ के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर उसका राज्य मगध में मिला लिया। वहाँ के राजा ब्रह्मदत्त को बिंबिसार ने युद्ध में परास्त कर इस राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया और अंग की राजधानी चंपा नगरी गंगा के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। अंग की जो राजधानी थी चंपा नगरी गंगा के तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह था। इससे मगध को क्या लाभ हुआ, एक बंदरगाह मिला और जहाँ से जलमार्ग से होते हुए दक्षिण भारत के साथ व्यापारिक संबंध मगध के स्थापित हो गए। तो जलमार्ग के सहारे उस बंदरगाह के द्वारा दक्षिण भारत की ओर जाते थे और वहाँ से मसाले मणि माणिक्य लेकर लौटते थे। इस प्रकार क्या हुआ, मगध का व्यापार। तो किस तरह बिंबिसार ने अंग विजय के द्वारा एक चंपा नगरी नामक महत्वपूर्ण बंदरगाह को प्राप्त किया और मगध का जो व्यापारिक संबंध है दक्षिण के राज्यों से भी स्थापित हुई। तो मैत्री संबंध, वैवाहिक संबंध और विजय के द्वारा बिंबिसार ने अपने राज्य का विस्तार किया, मगध साम्राज्य का। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु का शासन रहा और कौशल के साथ संधि संघर्ष करना पड़ा एवं अंत में कौशल का उसने विलय किया। फिर वैशाली का विलय किया और अवंती के विरुद्ध बहुत ही सतर्कता की नीति अपनाई। तो कौशल के साथ अजातशत्रु के संघर्ष की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, जैसा कि आप जानते हैं इनके पिता बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से विवाह के संबंध स्थापित किए थे और दहेज के रूप में वो काशी लेकर आई थी। लेकिन जब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की तो वहाँ के राजा जो थे वह बहुत ही विक्षुब्ध हुए, क्योंकि बिंबिसार की मृत्यु के कारण कौशल नरेश की जो बहन थी महाकोशला वो भी शोकवश उनकी भी मृत्यु हो गई और अपने बहनों और बहन की मृत्यु से वो क्षुब्ध थे। इसीलिए काशी से जो भी राजस्व प्राप्त होता था वो राजस्व उन्होंने बंद कर दिया था और अंततः युद्ध के द्वारा अजातशत्रु ने वापस कौशल के साथ संघर्ष कर उसे विलय किया। वैशाली की विलय, ये जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है वस्तुनिष्ठ खंड में कि किस शासक ने वैशाली का विलय किया था। तो 468 ईसा पूर्व अजातशत्रु। 5th या 6th जेपीएससी में ये प्रश्न आया है, मैं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये आया था। इसीलिए तथ्यों को ध्यान में रखना, ईस्वी को साम्राज्य कब से कब चला, किसने किस प्रदेश को जीता, राजधानी कब स्थानांतरित हुआ, ये सब सारे विषय वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी है। तो वैशाली का विलय अजातशत्रु ने किया। फिर अवंती के विरुद्ध, चूंकि अवंती मगध पर आक्रमण करने के प्रयास में था, इसके विरुद्ध सतर्कता की नीति अजातशत्रु ने अपनाई। फिर अजातशत्रु के बाद उनका पुत्र उदयन शासक बना और इसने भी अपने पिता की हत्या कर शासन संभाला और 460 से ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व उदयन का काल माना जाता है। और
उदयन के काल की जो एक सबसे प्रमुख घटना है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी उपयोगी है, वह है कि 457 ईसा पूर्व में राजधानी का हस्तांतरण उदयन ने राजगृह से पाटलिपुत्र किया। तो इसको याद रखिएगा। फिर अवंती से युद्ध, जिस अवंती के साथ अजातशत्रु सतर्कता की नीति बरत रहा था, उस अवंती से युद्ध हुआ। हालांकि ये युद्ध निर्णायक नहीं था, लेकिन अंत में जाकर हम देखेंगे कि अवंती का विलय शिशुनाग वंश में होता है। और हर्यक वंश के जो अंतिम शासक हुए नागदशक योग्य शासक नहीं थे। जनता ने और शिशुनाग ने मिलकर इनको निर्वासित किया और शिशुनाग ने नागदशक को निर्वासित करते हुए शिशुनाग वंश की स्थापना की 412 ईसा पूर्व, और ये वंश 344 ईसा पूर्व तक चला। शिशुनाग वंश के जो प्रथम शासक थे उनके संस्थापक शिशुनाग थे, और 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व शिशुनाग का शासनकाल था। इन्होंने राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की, और जिस अवंती का विलय हर्यक वंश में नहीं हो पाया, शिशुनाग ने उस अवंती को जीतते हुए मगध साम्राज्य में विलय कर लिया। शिशुनाग के बाद कालाशोक अगले शासक हुए शिशुनाग वंश के, और 394 से 366 ईसा पूर्व तक कालाशोक का शासन रहा। इनके समय राजधानी एक बार पुनः स्थानांतरित हुई और फिर से वैशाली से ये पुनः राजधानी पाटलिपुत्र चली गई। इनके काल में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी जो कि परीक्षा उपयोगी है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के काल में 383 ईसा पूर्व हुआ था, और इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो महानंदिन या फिर नंदीवर्धन कहलाए, और 366 से 344 ईसा पूर्व इनका शासन रहा। तदुपरांत जो अंतिम शासक महानंदिन हुए शिशुनाग वंश के, उसके बाद नंद वंश की स्थापना होती है, और महापद्नंद ने नंद वंश की स्थापना की 344 ईसा पूर्व, और नंद वंश चलता है 344 से 323 ईसा पूर्व। उसके बाद महापद्नंद के बाद जो घनानंद हुए इन अंतिम शासक नंद वंश के, इनको स्थानांतरित करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना की, और मगध साम्राज्य अपने उत्कर्ष के चरम पर पहुंचा। तो अभी तक हमने इस खंड में बृहद्रथ वंश से लेकर नंद वंश तक का अध्ययन किया, और नंद वंश के बाद मौर्य वंश का शासन आता है, जो कि इसका छठा टॉपिक होगा। जेपीएससी मेंस के पेपर 3 में प्राचीन भारत का जो छठा टॉपिक होगा वह मौर्य वंश है। तो हम मौर्य वंश में मगध साम्राज्य का और कैसे विस्तार होता है, और मौर्य साम्राज्य अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, और परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए मौर्य साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक इत्यादि के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। तो जितने भी डिस्कशन हुए आज, जितने भी चर्चाएं हुई इस लेक्चर में, वो परीक्षा उपयोगी हुई, वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ दोनों के लिहाज से। अतः उम्मीद है कि आपने इस पूरे लेक्चर को अच्छे से देखा होगा, ताकि आप इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।